हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंड्रिथ माइंड्स यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेक्षा जैन और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी। जैसे कि हमने इसके पहले के 4 चैप्टर्स डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किए हैं, सेम वैसे ही हम ये वाला जो चैप्टर है इसको भी डिटेल्ड लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ही कंप्लीट करने वाले हैं। बस आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर हिस्ट्री के चैप्टर 5 की स्टोरी सुनना है एंड उसको समझना है। सिर्फ सुनना नहीं है, कंसेप्ट्स को माइंड में भी एंटर करना है और फीड कर लेना है जो भी कंसेप्ट्स हैं। क्लियर है? तो अब ये जो चैप्टर है उसके बारे में हम बात करते हैं, किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक से मतलब क्या है? किंगडम क्या हो जाता है? जैसे एक टाउन है, उसको हमने बोल दिया किंगडम है। अब उस किंगडम पे या उस टाउन पे जो भी रूल कर रहा है वहां का कौन होगा? एक कोई राजा होगा, तो वो कौन हो जाएगा? किंग होगा। एंड अर्ली रिपब्लिक दैट मीन्स कि कुछ ऐसे भी टाउन्स और स्टेट्स होते हैं जहां पर कोई किंग नहीं होता है, वहां पर जो भी लोग एग्जिस्ट करते हैं वो ही उस टाउन को रेगुलेट करते हैं। क्लियर? तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि ये जो रूलर्स होते हैं वो पास्ट में कैसे बनते थे, मतलब कि कैसे एक पर्सन जो है वो रूलर बन गया। तो उस अगर आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में जरूर मिलेगा और ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन है। तो आपके माइंड में जैसे आया वैसे ही यहाँ पर शंकरन के माइंड में भी आया। इलेक्शन डे के दिन शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। इलेक्शन डे जिस दिन था ना, जिस दिन मतलब कि वोट देना था, उस दिन उसने देखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जल्दी से उठ के रेडी हो गए वोट देने जाने के लिए। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, क्योंकि उनको क्या चाहिए था कि वो फर्स्ट पहुंच जाए पोलिंग बूथ पे। Why शंकरन wanted to know were they so excited? शंकरन को क्या करना था ना, क्या पता करना था कि वो इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है वोट देने जाने के लिए। Somewhat impatiently his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम आज अपना रूलर अपने आप से चुन सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है क्या कि अर्ली टाइम्स में भी, पास्ट में भी क्या रूलर्स ऐसे ही सिलेक्ट किए जाते थे या फिर कोई और प्रोसेस होती थी, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड इसके अलावा इस चैप्टर में हमें मगध एंड वाजी जो किंगडम है ना, उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। हाउ सम मेन बिकम रूलर्स, तो पास्ट में कैसे रूलर बने वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम देखते हैं। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years or so। लीडर चूज करना और रूलर चूज करना वोट करने के बाद ये अभी 50 ईयर्स से ही ऑलमोस्ट कॉमन हुआ है। हाउ डिड मेन बिकम रूलर इन द पास्ट? अगर पहले ये वोटिंग सिस्टम नहीं चलता था उस टाइम पे कैसे लोग रूलर बन जाते थे? सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन द चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन द पीपल। कुछ तो ऐसे राजा थे जो चैप्टर 4 में हमने देखे जिनको उस एरिया के जनता ने चूज किया, जन जो पीपल थे उन्होंने चूज किया। But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. 3000 years पहले कुछ डिफरेंट सिनेरियो था, वहां पर जो राजा चूज किए जाते थे उसका प्रोसेस डिफरेंट था। Some men now become became recognized as rajas by performing very big sacrifices। तो कुछ ऐसे भी men थे जो कुछ बड़ा सा सेक्रीफाइस करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ राजा कंसिडर हुए, रिकॉग्नाइज हुए। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। एंड जो अश्वमेधा और हॉर्स का जो सेक्रीफाइस था वो एक एग्जाम्पल है रिचुअल का। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मेन। इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। एक स्टोरी है, अश्वमेधा और हॉर्स, उसका क्या किया था? सेक्रीफाइस कर दिया था, एक रिचुअल था। अश्वमेध या फिर हॉर्स का सेक्रीफाइस करने का एक रिचुअल बना दिया था। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मेन। तो हॉर्स को क्या कर देते थे? वॉन्डर करने देते थे, इधर उधर घूमने देते थे फ्रीली, और उसको गार्ड कौन करता था? जो राजा के मेन होते थे ना, उसको गार्ड करते थे। इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजा एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर वहां पर हॉर्स जो फ्रीली वॉन्डर कर रहा है तो उसको किसी दूसरे किंगडम के जो राजा होते थे अगर उन्होंने रोकने का ट्राई किया तो उन्हें क्या करना पड़ता था? फिर फाइट करना पड़ता था। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मींस दैट दे हैड एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। तो अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन आ जाती है, देखो आप कि
अश्वमेध एंड हॉर्स का सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं, वहां पर चूज करने के लिए कि जो किंगडम है वो किसका रहेगा। तो दो कंडीशन होती थी, अगर हॉर्स को फ्रीली वंडर करने दिया जा रहा है और जिस भी किंगडम में किसी दूसरे किंगडम में गया और वहां के राजा ने उसको क्या किया, स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स कि वो राजा जो है वो क्या हो जाएगा, फाइट के लिए रेडी है। और अगर उसने हॉर्स को पास होने दिया, वहां पर एंटर करने दिया किंगडम में, दैट मीन्स कि उस किंगडम, जिस भी किंगडम में एंटर होने दिया ना, उस किंगडम के राजा ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म करना चाहता है या फिर जिस राजा ने हॉर्स को सेंड किया है वो स्ट्रॉन्गर है। These rajas were then invited to the sacrifice which was performed by specially trained priests who were rewarded with the gifts। फिर ये जो sacrifice होता था वो बहुत ही एक फंक्शन के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता था स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट के हाथों से, एंड फिर उनको गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। तो राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम बॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। तो अब जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म कराता था, जो कि हॉर्स को सेंड करता था दूसरे किंगडम्स में, वो पावरफुल प्रूफ हो जाता था एंड उसको जो भी गिफ्ट्स लेकर आते थे वो भी पावरफुल प्रूफ होते थे। सिंपली क्या था, अश्वमेधा को एक टारगेट बना लिया था, ठीक है, जो हॉर्स होता है उसको फ्रीली वॉन्डर करने देते थे, किसी दूसरे किंगडम में भी जाएगा। अब एनिमल है, उसका कुछ भी ऐसा तो है नहीं कि नहीं इसी किंगडम में अंदर रहेगा, उस किंगडम में नहीं जाएगा दूसरे किसी के किंगडम में, वो तो फ्रीली घूम रहा है। तो अगर किसी भी किंगडम में वो जा रहा है, उसने रोक लिया, दैट मीन्स कि वो फाइट करेगा और फिर फाइट में जो भी राजा जीतेगा वो विनर हो जाएगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बट अगर उसने नहीं रोका, दैट मीन्स कि क्या शो हो जाता है कि वो जो राजा है वो बहुत ही डरपोक है, वो डरता है कि ठीक है अगर फाइट किया और हार गया तो, इसलिए वो हॉर्स को नहीं पकड़ते हैं, एंटर होने देते हैं और फिर ये क्या शो कर देता है कि वो राजा सेक्रीफाइस के लिए रेडी है। सो जिस भी राजा ने सेक्रीफाइस ऑफर किया था वो बुलाता है उस राजा को और फिर उसका क्या कर देता है, सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये सेक्रीफाइस कौन करता है, जो स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट होते हैं। सो द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल। इन सारे रिचुअल्स में राजा कौन होता है, सेंट्रल फिगर होता है। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। तो उसके पास क्या होती है, या तो कोई स्पेशल सीट होती है या फिर थ्रोन होता है या फिर स्किन होती है टाइगर की। हिज चैरियोटर who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits chanted tales of his glory। एंड जो चैरियोटर होता है ना, जो चैरियोट चलाता है वो क्या होता है, उसका कंपेनियन होता है सारे बैटल फील्ड्स में, क्योंकि वो चैरियोट को चलाने वाला पर्सन तो हमेशा जाएगा ही ना, तो वो उसका क्या होता है, कंपेनियन होता है। और वो सारा जो विक्ट्रीज एंड फेलियर है सब कुछ वो विटनेस करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो उसकी जो राजा होता है उसकी ग्लोरी की टेल्स सुनाता है सबको। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। तो राजा को तो रिचुअल्स परफॉर्म करने ही होते हैं, इसके साथ साथ जो वाइव्स एंड सन्स होते हैं उनको भी कुछ माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। तो कुछ जो दूसरे राजा होते हैं वो सिंपली स्पेक्टेटर बने हुए रहते हैं और उन्हें क्या करना होता है, सिर्फ एक जगह पे बैठना है और वॉच करना होता था क्या, जो सेक्रीफाइस की परफॉर्मेंस होती थी। Priests perform the rituals including the sprinkling of sacred water on the king। एंड जो priest है वो कौन से रिचुअल परफॉर्म करते थे, sacred water डालने के किंग के ऊपर क्या करते थे। जैसे अभी क्या होता है, कोई भी आप कई सारे फंक्शंस में देखते हो कि एंट्रेंस पे क्या किया जाता है, वो परफ्यूम या फिर सेक्रेड वाटर जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है। तो अर्ली टाइम पे जो प्रीस्ट था वो भी सेम यही करते थे। सेक्रेड वाटर जो इंडिया में कौन सी रिवर है, सेक्रेड गंगा रिवर है, तो उसका वाटर स्प्रिंकल करते थे। The ordinary people, the wish और वैश्य also bought gifts। ordinary people जो होते थे, विश हुए, वैश्य हुए, ये सभी लोग गिफ्ट्स लेकर आते थे। However, some people such as those who were regarded as शूद्र by the priest were excluded from many rituals। But इन रिचुअल से किसको साइड कॉर्नर कर दिया जाता था, जो शूद्र प्रीस्ट ने एक कैटेगरी ऑफ पर्सन को क्या बोल दिया था, शूद्र, वो उनको इंक्लूड नहीं करते थे रिचुअल्स में। तो अब यहाँ पर इस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस, विच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। सो जो भी सेक्रीफाइस में प्रेजेंट रहते थे उनकी लिस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि किंग, यहाँ पर चैरियोटर और फिर ये हो गया किंग, राजा। किंग वर्ड नहीं मिल रहा है, सेम है, सिनोनिम हो जाएगा, राजा होता था। उसके अलावा राजा के साथ और कौन होता था, उसकी वाइफ
एंड सन्स। तो वाइफ होते थे, सन होती थी, देन चेरियोटर होता था, एंड इसके अलावा और कौन होते थे, प्रीस्ट होते थे, एंड जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, हियर ऑर्डिनरी पीपल, विश और वेश, ये सारे लोग होते थे। कौन कौन हो गया, राजा, हिज वाइफ्स, सन, चेरियोटर, then ordinary people, wish, वैश, priest and some other rajas also। कौन नहीं होता था, शूद्र नहीं होते थे। अब ये जो कैटेगरी है उसको हम कैसे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, किंग का क्या की ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगी, जो कि हर किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं एंड उनके वेलफेयर की तरफ ध्यान देते हैं। चेरियोटर की ऑक्यूपेशन क्या है, कंपेनियन है इन द बैटल्स ऑफ किंग, एंड जो प्रीस्ट है वो क्या कर रहे हैं, रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं। तो ये हो जाती है किसकी ऑक्यूपेशन, प्रीस्ट की ऑक्यूपेशन। अब नेक्स्ट आता है क्या, जनपद। तो जनपद क्या होते हैं ये हम देखते हैं। द राजा हु परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइसेस बट नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास ऑफ जनपदास रेदर देन जन्स। तो जन मतलब कि पीपल था, जनपद का लिटरली मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो राजा पहले क्या होता था, जन का बोला जाता था कि जन का राजा है, बट जब वो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर लेते थे तो उसके बाद उसको किसका राजा बना दिया गया, जनपद का राजा बना दिया। जनपद क्या है, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। तो जहां पर भी जिस एरिया में जन रहते थे तो उस लैंड को जनपद बोला जाता था। Some important जनपद are shown on map 4 on page number 49। So कुछ important जनपद यहाँ पर पेज नंबर 4 में मेंशन है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ महाजनपद भी मेंशन है। Archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपद such as पुराना किला in Delhi, हस्तिनापुर near Meerut and अतरंग-जिनखेरा near Itaha। The last two are in Uttar Pradesh। They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals। They also grow a variety of crops, rice, wheat, barley and pulses, sugarcane, sesame and mustard। So ये जनपद का एरिया जो है वो बहुत सारे अलग अलग जगह पर थे। एंड यहाँ पर और क्या चीज है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना उन्होंने काफी सारी सेटलमेंट्स इन जनपद में फाइंड आउट की है, जैसे कि दिल्ली का जो पुराना किला है, उसके बाद मीरठ के पास हस्तिनापुर है एंड इताह के पास अतरंग-जिनखेरा है, और ये जो हस्तिनापुर एंड अतरंग-जिनखेरा ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो उन्होंने वहां पर क्या फाइंड किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने हट्स फाइंड आउट किए, केटल्स मिले एंड साथ साथ कुछ और दूसरे एनिमल्स भी थे, और फिर बहुत सारे वेराइटी के क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड्स हैं, ये सब ग्रो किए। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चैप्टर 3 से रिलेटेड है। Is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 3? So यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जितनी भी क्रॉप्स दी हुई है जैसे कि है क्या, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड, तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो क्या चैप्टर 3 में भी थी। तो यस, ये सारी ही क्रॉप चैप्टर 3 में थी। दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इनमें से कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है जो कि चैप्टर 3 में मेंशन नहीं थी। देन उसके बाद आता है they made earthen pots, some of these were green color, other were red। One special type of pottery found at these sites is known as painted graveyard, as is obvious from the name। These clay pots and painted designs usually simple lines and geometric patterns। तो वो क्या बनाया उन्होंने, और earthen pots बनाए जिनमें कुछ pots जो थे वो ग्रे कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे एंड कुछ में स्पेशल टाइप की पॉटरी भी मिलती थी जैसे कि पेंटेड थे वो ग्रेवियर। और ऑब्वियस हो जाता है क्या नेम से कि ये जो ग्रे पॉट हैं उनमें पेंटेड डिजाइन्स होती थी जो कि सिंपल लाइंस या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स थे। क्लियर। अब ये तो हो गया जनपद। जनपद कब हुआ, टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जबकि राजा जो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर लेता था वो थोड़ा और पावरफुल हो जाता था। तो अर्लियर वो सिर्फ जन का राजा था, फिर वो क्या बन गया, जनपद का राजा बन जाता था। अब यहाँ पर 48 पेज नंबर पर जो फिगर है वो देखते हैं। पेंटेड ग्रेवियर प्लेट्स एंड बोल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवियर। सो पेंटेड ग्रेवियर जो था ना उससे सबसे कॉमन वेसल क्या बने, ग्रेवियर के प्लेट्स एंड बोल्स बने। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ सरफेस। एंड ये
नाइस एंड स्मूथ सरफेस होती थी और बहुत ही स्मूथ होते थे टच करने में भी। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स फॉर इम्पोर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड। और ये क्या होता था, कब यूज होते थे, स्पेशल ओकेजन्स पे यूज होते थे और लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ फूड के फॉर्म में भी फूड सर्व करने के लिए यूज किए जाते थे। तो ये हो गया यहाँ पर जो हम देख रहे थे ना, ग्रेवियर से, पेंटेड ग्रेवियर से जो यूटेंसिल्स बने। नेक्स्ट आता है महाजनपद। About 2500 years ago, some जनपद become more important than the other and were known as महाजनपदस। तो काफी सारी जनपद जो थी वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई थी 2500 years पहले, इसीलिए उनका नेम क्या रख दिया था, महाजनपद रख दिया। Some of these are shown on map 4 और कुछ उनमें से महाजनपद जो है वो ये मैप 4 में है। सो अगर हमने यहाँ पर जो जनपद पढ़े वो क्या क्या है, हस्तिनापुर एंड पुराना किला। सो हम यहाँ पर अगर आप देखो, ये यहाँ पर मिल गया हस्तिनापुर, देन पुराना किला मिलेगा कहाँ, समवेयर इन दिल्ली। तो यहाँ पर वो मेंशन अभी नहीं है, बट इसके अलावा इटाहा जो प्लेस है और उत्तर प्रदेश में वो भी मेंशन नहीं है, और ना ही अतरंजिका। तो सिर्फ हमें क्या मिला, जनपद में से हस्तिनापुर जो है वो यहाँ पर मिली। अब देन महाजनपद भी यहाँ पर मेंशन है कि बाकी के जो रिमेनिंग है काफी सारे वो महाजनपद हो जाएंगे। और जैसे आप ये लाइंस देख रहे हो ना, ये इंडिया का रिवर सिस्टम है। So most महाजनपद had the capital city. Many of these were fortified. तो काफी सारी जो महाजनपद है उनमें क्या है, कैपिटल सिटी होती थी और वो fortified थे। This mean that huge walls of wood, brick और stone were built around them. तो fortified थे मतलब क्या है कि उनके सराउंडिंग में wood, brick या फिर stone की walls बनी हुई थी। एक फोर्ट का स्मॉल टाइप जो फोर्ट होता है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था। Fort were probably built because people were afraid of attack from other kings and needed protection. तो फोर्ट जनरली क्यों बना दिए गए थे, क्योंकि लोग दूसरे किंग के अटैक से डरते थे, इसीलिए प्रोटेक्शन के केस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वहां पर ऐसे ब्रिक्स से बनवा दिया गया केस। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they are, but they were by building really large, impressive walls around their cities. तो कई बार क्या होता था ना, जो रूलर्स होते थे उनको अपने आप को रिच शो करना होता था, पावरफुल शो करना होता था, इसीलिए वो लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल जो है वो अपने सिटीज के सराउंडिंग में बनवा लेते थे। ऑल्सो इन दिस वे द land and control and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। and इस वे में क्या होता था, जो land and people था उस फोर्ट के अंदर, fortified area के अंदर, उनको कंट्रोल करना भी easy हो जाता था किंग के लिए। building such huge walls required a great deal of planning। और ये जो great walls बनती थी ना, इनसे डील करने के लिए, मतलब इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत प्लानिंग लगती थी। thousands if not lakhs or bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by the thousands of men, women and children। तो अगर क्या होता है कि लैक्स में नहीं ब्रिक जो है या फिर स्टोन जो है वो प्रिपेयर नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हो जाता था कि बहुत ज़्यादा जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, एंड लेबर अगर प्रोवाइड हो भी गया तो पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इतना सारा जो लेबर है वो रिक्वायर्ड होता था इतना ह्यूज वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और इस सब के लिए रिसोर्सेज होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो ये वॉल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज वाई लेबर एंड रिसोर्सेज इक्वली इंपॉर्टेंट होते थे। अब यहाँ पर ये इस फिगर में मेंशन है तो फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौसम्बी। तो कौसम्बी एक प्लेस है जहाँ की फोर्टिफिकेशन दिया हुआ है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ये जो वॉल है ना, ये ब्रिक से बनी हुई है। प्रेजेंट डे में जो ब्रिक्स होती हैं उनसे ही एंशिएंट टाइप पे बनी थी, और ये प्रेजेंट में अभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है लोकेटेड। पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इसका एक पार्ट अराउंड 2500 ईयर्स पहले का बना हुआ है। Continue here. The new Rajas now begin maintaining army. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. So जो new Rajas होते थे वो आर्मीज मेंटेन करना भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। फिर जो सोल्जर्स थे ना, उनको रेगुलर सैलरीज दी जाती थी और
जो किंग होता था वो थ्रू आउट द ईयर ये मेंटेन करता था आर्मीज को एंड जो किंगडम था उसे। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स ही स्टेशन इन पेज नंबर 84। सो पेज नंबर 84 में हमें कॉइन्स देखने को मिलेंगे। वहां पर है कि पेमेंट्स किस फॉर्म में की जाती थी, कॉइन्स में पंच मार्क लगा दिए जाते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8। सो लिस्ट two ways in which rajas of the महाजनपद were different from those mentioned in the ऋग्वेदा। सो जो महाजनपद के राजा हैं वो कैसे डिफरेंट है ऋग्वेदा के राजा से, तो यहाँ के राजा क्या कर रहा है, सबसे हमने जस्ट देखा ही है कि आर्मीज मेंटेन कर रहे हैं। आर्मी मेंटेन करने के अलावा क्या कर रहा है, वो अपनी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग में फोर्टिफाइड वॉल अपने फोर्ट के सराउंडिंग में फोर्टिफिकेशन करा रहा है, विलेज या टाउन के सराउंडिंग में फोर्टिफिकेशन करा रहा है, जिससे कि वॉल का कंस्ट्रक्शन होगा तो अंदर प्रोटेक्शन रहेगी। बट ऋग्वेदा के जो राजास थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, वो सेक्रीफाइस दे रहे थे एंड मोर स्ट्रॉन्गर हो रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है क्या, टैक्सेस। As the rulers of the Mahajanpads were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. तो जो महाजनपद के रूलर्स थे, किंग्स थे, वो क्या कर रहे थे, बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे थे एंड फोर्ट्स के साथ पे जो बिल्डिंग्स थे नॉर्मल, उसमें भी क्या कर रहे थे, साइड में वॉल बना रहे थे जिससे वो फोर्टिफाई हो रहा था एंड फोर्टिफिकेशन हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, प्रोटेक्शन भी मिल रही थी उस विलेज और हाउसेज और बिल्डिंग्स को। एंड इसके साथ साथ वो बिग आर्मीज भी मेंटेन कर रहे थे। और ये दोनों ही चीजें ऋग्वेदा में जो किंग्स एंड रूलर्स मेंशन है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब जब महाजनपद के राजा और रूलर्स ये प्रोसेस फॉलो कर रहे थे तो उसके लिए उनको क्या चाहिए था, रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट थी एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। अब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी तो कुछ ऑफिशियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करें और उसकी टेक केयर करें। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स बॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजाज ऑफ द जनपद्स, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो जैसे जनपद के जो राजा थे ना, वो एक सर्टेन टाइप ऑफ कलेक्शन जो होता है क्या, गिफ्ट्स, और कोई भी लोग आते थे सेक्रीफाइस में या जो ओकेजन्स होते थे उनमें गिफ्ट्स लेकर आते थे, तो सिर्फ उस पे डिपेंडेंट थे। बट महाजनपद के राजा में वहां पर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होने लगा तो एक्सपेंसेस जो थे वो ज्यादा हो गए, इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, रेगुलर टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया। अब टैक्सेस कहाँ कहाँ पर लगना स्टार्ट हुए थे, taxes on crops were the most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed as 1/6 of what was produced. This was known as bhag or a share. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टैक्स था वो किसके ऊपर था, क्रॉप्स के ऊपर था। एंड ये जो टैक्स था वो किससे लिया जाता था, फार्मर्स से लिया जाता था, क्योंकि जो क्रॉप्स ग्रो करने का काम है वो फार्मर्स ही करते थे। एंड यूजुअली जो फार्मर्स होते हैं उनसे कितना टैक्स लिया जाता था, 1/6। जितना भी ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 पार्ट जो है वो किसको चला जाता था, रूलर को जाता था। एंड इसको क्या बोलते हैं, भाग या फिर शेयर बोलते हैं। सेकेंड आता है देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स एज वेल। तो जो क्राफ्ट पर्सन होते थे ना उन पे भी टैक्स लगता था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और ये किस फॉर्म में होता था, लेबर के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और अ स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। सो किंग के लिए हर मंथ उनको वर्क करना पड़ता था। तो यहाँ पर ये है कि टैक्सेस के फॉर्म में जरूरी नहीं है कि वो मनी ही कलेक्ट कर रहे थे, पैसा कलेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो एक जगह क्रॉप्स और ग्रेन्स जो थी वो कलेक्ट कर रहे थे। सेकेंड, क्राफ्ट्समैन के साथ उन्होंने क्या कंडीशन रख दी थी कि हर मंथ का एक दिन जो होगा उसको किंग के लिए वर्क करना पड़ेगा। थर्ड, हर्डर्स के केस में आता है तो हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। तो या तो एनिमल देना होता था उन्हें रूलर को, या फिर जो एनिमल के प्रोडक्ट्स होते थे वो टैक्सेस के फॉर्म में देना होते थे। तो फॉर्म जो था वो अलग अलग था टैक्स का। नेक्स्ट आता है There were also taxes on goods that were bought and sold through trades. तो अब उसके अलावा यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग होती थी ना, जो भी मर्चेंट्स होते थे, ट्रेड करते थे, उनका गुड्स जो वो बॉट कर रहे हैं या जो सेल कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगता था। सो इसमें कैसे लिया जाता था कि जो भी यूजफुल गुड्स हो गए किंग के लिए वो ले लेते थे। एंड लास्ट आता है हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। हंटर्स और गैदरर्स से किस फॉर्म में टैक्स लेते थे, जो भी फार्मर के प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मर से जो भी वो यूजफुल चीजें लेके आते थे वो राजा मांग लेता था। तो यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ जाते हैं। अब फार्मर है, हर्डर और गैदरर है, एनिमल प्रोड्यूस ले लेते थे उससे,
फिर जो ट्रेडर है उससे गुड्स ले लेते थे, एंड वैसे ही क्राफ्ट्समैन जो होता है तथा उसको ना अवेलेबिलिटी ले लेते थे एक दिन की। सो इस टाइप से डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर किसी भी टाइप में पैसे का यूज़ हुआ हो, जो फाइनेंशियली नहीं, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज थी उसका यूज करके टैक्स की फुलफिलमेंट हो रही थी। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स। तो यहाँ पर जो लास्ट है हंटर एंड गैदरर्स, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो देना होता था राजा को। तो क्या देते होंगे, वो क्या प्रोवाइड करते होंगे हंटर्स एंड गैदरर्स। तो इसमें आ जाता है कि जो गैदरर्स है ना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि हनी और नट्स होता है वो लेकर आके दे सकते हैं। हंटर्स जो होते हैं वो मीट लेकर आ सकते हैं किंग के लिए डेली। तो ये हो जाता है क्योंकि हंटर्स जो है वो भी एनिमल्स उन्हें कहाँ मिल रहे हैं, फॉरेस्ट में मिल रहे हैं। तो फॉरेस्ट में मिल रहे हैं इसलिए मीट को क्या बोल दिया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोल दिया। एंड वैसे ही गैदरर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स एंड हनीज को हनी बी से हनी कलेक्ट करते हैं, तो वो राजा को दे सकते हैं। तो ये उनका टैक्स हो जाएगा। अब आता है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो इतनी सारी चीजों में जब चेंजेस हो रहे थे तो एग्रीकल्चर में भी कुछ चेंजेस आए। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। सो इस टाइम पे क्या 2 चेंजेस थे एग्रीकल्चर में। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर। तो सबसे पहला तो क्या है, आयरन प्लग शेयर का यूज था। एंड सेकेंड, दिस मीन्ड दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लग शेयर सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है, जो हैवी क्ले सॉइल है ना वो टर्नओवर हो जाती है, एंड उससे क्या होता है ना कि वुडन प्लग शेयर की हेल्प से वो टर्नओवर होती है, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। उससे क्या होगा, ज्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो सकता है, सॉइल लूज हो जाती है। हमने इसके पहले भी एक चैप्टर में जहां पर प्लग आया था तो उसका यूज बताया हुआ है कि प्लग का यूज क्या होता है, सॉइल को प्रॉपरली अप एंड डाउन करने का। सो जो नीचे सॉइल चली जाती है बहुत टाइम तक प्रेस होने की वजह से उसकी अर्थ स्पेसेस चले जाते हैं तो वो रिगेन हो जाते हैं, एंड प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, एयर पोर्स होते हैं। फिर सीड ऑफ प्लांट की जो रूट्स होती है उनको प्रॉपर सफोकेशन नहीं होता, उनको एयर मिलती रहती है जिससे कि बेटर ग्रोथ होती है। सो प्लग शेयर का यूज हो गया। सेकेंड क्या था, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, एंड लोग जो थे वो क्या करने लगे थे, पैडी दैट मीन्स राइस को ट्रांसप्लांट करे थे। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स, दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव। तो क्या किया था, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये आता है यहाँ पर कि उन्होंने पहले तो क्या करा, सीड स्कैटर कर दिए ग्राउंड में, जिससे कि जो प्लांट्स है ना उनमें स्प्राउट आ गए, जो जर्मिनेशन हुआ, स्प्राउट्स आ गए, सैपलिंग बने। फिर उन सैपलिंग्स को ग्रोन कर देते थे 2 सेपरेट फील्ड्स में, जिससे कि जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया, एंड बहुत सारे प्लांट्स जो है वो सर्वाइव भी किए। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, बट ये जो था ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क हो गया था। मतलब बैक ब्रेकिंग से मतलब था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग वर्क था। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास और दासीज and landless agricultural laborers, kamakharas had to do this work. तो ये वर्क से किसे करवाया जाता था, जो स्लेव एंड स्लेव होते थे, मैन एंड वुमेन, दास एंड दासी, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर होते थे उनसे ये सारा कुछ लेबर वर्क कराया जाता था, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वर्किंग लेबर वर्क था तो इसलिए ये जो स्लेव से होते थे उनसे करवाते थे। तो सिंपली एग्रीकल्चर में बेसिकली चेंज किया आए थे, प्लग शेयर का इंट्रोडक्शन हो गया था, एंड इसके साथ साथ जो राइस का ट्रांसप्लांटेशन था उसमें एक डिफरेंट मेथड आ गई थी कि सीड्स को जर्मिनेट करके फिर उसका जब स्प्राउट एंड सैपलिंग आता है फिर उसको ग्रो करते थे, एंड वो प्लांट में फर्दर ग्रो करता था, जिससे कि प्लांट का प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स क्रॉप यील्ड इंक्रीज हुई। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड एनकरेज दीज चेंजेस। तो किंग्स ने ये चेंजेस क्यों एनकरेज किए थे, तो इसका एक रीजन बहुत सिंपल सा रहेगा कि आयरन प्लग शेयर और ट्रांसप्लांटिंग पैडी ना, ये जो 2 एक्टिविटी है इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज अगर होगा तो किंग को ज्यादा टैक्स मिलेगा। सिंपली इसीलिए वो क्या कर रहे थे, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को और चेंज करा रहे थे एंड एनकरेज भी कर रहे थे। अब आता है क्या, मगध जो एक किंगडम है उसकी तरफ थोड़ा सा एक क्लोजर लुक। फाइंड मगध ऑन मैप 4 ऑन पेज नंबर 49। सो इसके पहले 49 पेज नंबर पे हम मगध सर्च आउट कर लेते हैं।
सो यहाँ पर ये है मगध एंड इसके बाद जो वाजी आने पढ़ने वाले हम वो भी यहाँ पर हमने देख लिया, दोनों ही कहाँ है, नियर बाय है एंड जनरली किस एरिया में कंसिडर कर सकते हैं हम इन्हें, बिहार एरिया में, ठीक है। सो अब मगध के बारे में देखते हैं। फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज नंबर 49। देखा हमने मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। तो मगध जो थी ना वो 200 ईयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जनपद बन गई थी। मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध। तो बहुत सारी रिवर्स जो थी वो जैसे कि गंगा एंड सोन वो मगध से होते हुए निकल रही थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग लैंड फर्टाइल। तो ये जो रिवर्स यहाँ से निकल रहे थे ना उनका क्या सिग्निफिकेंस था, उसका सिग्निफिकेंस ये था ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो पा रहा था, वाटर सप्लाई मिल रही थी एंड साथ साथ वहां का लैंड जो था वो फर्टाइल हो रहा था। Part of Magad were forested. Elephants which lived in forest could be captured and trained for the army. सो मगध का कुछ पार्ट जो था वो फॉरेस्टेड था। जो भी एलिफेंट्स फॉरेस्ट में रह रहे थे ना उनको क्या कर लेते थे, कैप्चर करते थे। एंड कैप्चर करने का ये मतलब नहीं था कि उनकी हंटिंग कर रहे हैं, उनको आर्मी के लिए ट्रेन कर दिया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज कार्ट्स एंड चैरियट्स। एंड फॉरेस्ट से और क्या करते थे, वुड और हाउस बिल्डिंग करने के लिए कार्ट्स एंड चैरियट्स थे, ये भी मिलती थी। हाउस बिल्डिंग करने के लिए जो वुड्स है वो भी कहाँ से मिल रही थी, फॉरेस्ट से ही मिल रही थी। बिसाइड देयर वर आयरन ओर्स माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। और इसके अलावा आयरन ओर्स भी थी, आयरन ओर्स से क्या बना था, स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स मिल रहे थे। तो मगध बेसिकली एक जो महाजनपद था वहां पर गंगा एंड सोन रिवर फ्लो कर रहे थे। गंगा एंड सोन रिवर फ्लो होने की वजह से वाटर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए एंड लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। बाकी मगध का कुछ एरिया जो था वो फॉरेस्टेड भी था। अब उन फॉरेस्ट में एलिफेंट थे तो उन एलिफेंट को कैप्चर करके आर्मी में रहने के लिए ट्रेन कर दिया गया। तो फॉरेस्ट से एलिफेंट तो मिले, साथ साथ इसके अलावा जो है वो वुड मिला। वुड से क्या बना, हाउस बिल्ड किए रहने के लिए, कार्ट्स एंड चैरियट्स बनाए जो कि बैटल में यूज आते हैं एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन में यूज आते हैं। इसके अलावा आयरन ओर्स भी मिले, तो आयरन ओर्स से स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स बनाए। Magad had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatashatru. तो मगध में दो पावरफुल रूलर्स हैं। कौन कौन से दो रूलर्स हैं, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु हैं। Who used all possible means to conquer other जनपद, जिनने पूरी कोशिश लगा दी थी कि बाकी की भी जो नियर बाय जनपद है ना उनको कंक्वायर करना है एंड वहां पर भी रूल करना है। महापद्मानंद वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। इसके अलावा एक और रूलर की स्टोरी आती है, यहाँ पर नेम आ रहा है इस स्टोरी में, महापद्मानंद। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो महापद्मनंदा ने अपना जो कंट्रोल है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर लिया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक। जो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां तक उन्होंने अपना रूल एक्सटेंड किया हुआ था। राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। एंड काफी सारे टाइम तक जो अब राजगीर है वो राजागृह ही था, तो वो मगध की कैपिटल हुआ करती थी। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र एंड उसके बाद मगध की कैपिटल क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट डे में पटना है। सो बिहार की कैपिटल भी पटना है एंड अर्ली डेज में आफ्टर द राजगीर जो मगध की कैपिटल भी क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे में वो क्या है, पटना है। एंड राजगृह प्रेजेंट डे में क्या है, राजगृह। मोर देन 2300 years ago a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror। फिर 2000 years पहले की स्टोरी है ये अब कि अलेक्जेंडर जो था ना वो कहाँ रहता था, यूरोप की मैकेडोनिया में रहता था। सो उसने क्या सोचा, उसे पूरा वर्ल्ड कंक्वायर करना है। तो ऑफ कोर्स ही didn't conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia and come to Indian subcontinent reaching up to the banks of the Beas। तो अलेक्जेंडर पूरा वर्ल्ड तो कंक्योर नहीं कर पाया था बट फिर भी उसने काफी सारे जो वर्ल्ड के पार्ट्स थे जैसे कि इजिप्ट है, वेस्ट एशिया और इवन ये कंक्योर कर लिया था। और उसके बाद वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट आया था एंड 20 रिवर तक वो पहुंच गया था। 20 रिवर के जो बैंक और उसके सराउंडिंग में जो सिटीज थी वहां तक वो पहुंच गया था। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। दे वर स्कैर्ड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट एंड
एलिफेंट। सो जब उसने मार्च अपना कंटिन्यू किया ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, तो उसके सोल्जर्स जो थे ना वो रिफ्यूज कर दिया। अलेक्जेंडर इतना ज्यादा पावरफुल था बट उसके सोल्जर्स क्या होकर डर गए और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टोरी सुनी हुई थी कि ये जो मगध के रूलर्स है ना उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, फिर बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं, चैरियट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, तो इसलिए जो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स थे वो डर गए और उन्होंने ईस्ट साइड आने से मना कर दिया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, in what ways were these armies different from those described in the Rigveda? तो ऋग्वेदा में भी आर्मीज डिस्क्राइब है, तो यहाँ पर जो आर्मी डिस्क्राइब है वो ऋग्वेदा की आर्मी से कैसे डिफरेंट है? तो ऋग्वेदा के टाइम पे ना कोई रेगुलर आर्मी तो नहीं थी, वहां पर जो मोस्टली मेन थे वो वार में पार्टिसिपेट कर लेते थे जब भी रिक्वायर्ड होता था। और लेटर पीरियड में जो किंग है फिर उसने बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज एंड चैरियट्स और ये एलिफेंट जो है वो क्रिएट किए। बट अर्ली टाइम्स में ऋग्वेदा के टाइम पे आर्मीज नहीं हुआ करती थी, वहां पर हर एक पर्सन जो था वो वार के लिए रेडी होते थे एंड जब भी रिक्वायर्ड होता था वो वार में पार्टिसिपेट कर लेते थे। सो डिफरेंस यही हो जाता है कि एज सच पर्टिकुलर आर्मी नहीं थी। देन नेक्स्ट आता है अब क्या क्लोजर लुक वाजी। तो मगध एंड वाजी जो हमें देखना ही था डिटेल में, ये जो दोनों किंगडम्स हैं वो देखते हैं हम। While Magad became a powerful kingdom, Vaji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gand और संघ। तो जैसे मगध क्या था एक पावरफुल किंगडम के फॉर्म में अराइज हुआ, वैसे ही वाजी जिसकी कैपिटल क्या है वैशाली और प्रेजेंट डे क्या हो गया बिहार में है। ये किसके अंडर में था? एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में था जिसको बोलते हैं गण और संघ। तो अब गण और संघ में क्या होता है? इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। तो किंगडम में क्या होता है? एक रूलर होता है, बट यहाँ पर संघ में बहुत सारे रूलर होते हैं। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर ईच वन वाज नोन एज राजा। तो अब बहुत सारे राजा जब एक साथ या फिर बहुत सारे पर्सन जब एक साथ रूल करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है? राजा ही होता है। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। तो ये जो राजा होते हैं ना वो रिचुअल्स को साथ साथ परफॉर्म करते हैं। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। सो वो फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है, कोई भी अगर वॉर है या कोई डिसीजन लेना है सो वो मिलके डिस्कशन करके एंड डिबेट करके वो डिसीजंस लेते थे और असेंबलीज में मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। तो अगर किसी एनिमी ने आके उनके किंगडम पे अटैक कर दिया तो वो ये भी डिस्कशन करते थे कि कैसे उस एनिमी से मिलना है, जो भी थ्रेट लेकर आया है उसे कैसे फाइट करना है। हाउएवर विमेन दास एंड कमाखारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। बट इस असेंबली में कौन होता था? सिर्फ जो मेन जो कि राजाज होते थे, बाकी दास कमाखारास एंड जो विमेन्स होते थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर जो गण एंड संघ है उनके मीनिंग भी दिए हुए हैं। गण क्या है? इज यूज्ड फॉर द ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स। तो अगर एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसके लिए टर्म यूज हुआ है। एंड संघ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन के लिए, दैट मीन्स कि दोनों ही थोड़े से इंटर रिलेटेबल है। फर्दर क्या आता है? विद वाजी जो किंगडम है उसके बारे में है। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर 6 बिलोंग टू गण और संघ। तो जो दोनों ही बुद्धा एंड महावीरा थे जिनके बारे में हम चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे, वो किसको बिलोंग करते थे? जन या फिर गण और संघ को बिलोंग करते थे। Some of the most vivid descriptions of life in the Sangh can be found in Buddhist book। and काफी सारे जो descriptions है ना लाइफ से रिलेटेड, जो संघ की लाइफ होती थी उससे रिलेटेड जो भी descriptions है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? वो बुद्धिस्ट की बुक्स में देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट की बुक में बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कनक्योर द संघ। तो जो राजास होते थे ना पावरफुल किंगडम के, वो पूरे संघ को कनक्योर करने का ट्राई करते थे। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 years ago when the last of the Gand and संघ were conquered by the Gupta ruler about whom you will read in chapter 10। so ये जो राजाज होते थे ना पावरफुल किंगडम के, वो संघ को भी कनक्योर करने का ट्राई करते थे। एंड जब वो संघ को कनक्योर करने का ट्राई करे कई बार वो सक्सेसफुल भी हो जाते थे, बट इतना इजीली ये जो सारे संघ थे वो खत्म नहीं हुए थे। 1500 years तक ये कंटिन्यू थे। बट उसके बाद जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने गण एंड संघ को कनक्योर कर लिया था। गुप्ता रूलर्स के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है?
और फिर इसके अलावा यहाँ पर ना अजात शत्रु एंड जो वाजीज थे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी हम देख लेते हैं और इसके साथ ही हमारे जो चैप्टर है उसकी रीडिंग एंड हो जाएगी। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वाजीज, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो अजात शत्रु जो था ना, जो कहाँ का रूलर था कि मगध का, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा था, वाजीज पे अटैक करना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने मिनिस्टर जिसका नेम था वसकारा उसको बुद्धा के पास भेजा उनसे एडवाइस लेने के लिए। So the Buddha asked whether the Vajis met frequently in full assemblies. When we heard that they did, he replied that the Vajis would continue to prosper as long as। तो फिर बुद्धा ने क्या पूछा कि वाजीज जो है वो क्या फ्रीक्वेंटली असेंबलीज में मिलते रहते हैं। तो जब उसको पता चला कि हाँ वो असेंबलीज में मिलते रहते हैं, सो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि वाजीज को कंटिन्यू करना चाहिए ऐसे असेंबलीज करना, डिस्कशन करना और कंटिन्यू करना चाहिए प्रॉस्पर करना भी। सो दे हेल्ड, कब तक करना चाहिए ये, दे हेल्ड full and frequent public assemblies, they met and acted together, they followed established rules, they respected, supported and listened to elders. Vajji women were not held by force or captured. Chaityas, local shrines, were maintained in both towns and villages. Wise saint who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. तो ये जो बुद्धा के वाजीज के संघ के मेंबर्स थे ना, वो लोग क्या था, वो एक अच्छा किंगडम बना के रखे हुए थे। मतलब वहाँ पर पब्लिक असेंबलीज होते थे जिनमें कि सभी लोगों को बुलाया जाता था एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज होती थी। फिर उसके बाद जो भी लोग मिलते थे, डिस्कशन करते थे, प्रॉपर एस्टैब्लिश जो रूल थे उनको फॉलो किया जाता था, हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट करते थे, इवन एल्डर्स उनको स्पेशली रिस्पेक्ट करते थे, उनको सपोर्ट करते थे और उनका जो भी सेइंग्स थी उनको सुना जाता था। वुमेन्स को कैप्चर करके नहीं रखते थे, चैत्यास का मेंटेन किया गया टाउन्स एंड विलेजेस में, एंड सेंट्स जिनकी डिफरेंट बिलीव्स होते थे उनको भी एंटर करने दिया जाता था और फिर कंट्री में छोड़ भी दिया जाता था, उनको दास बना के नहीं रखते थे। क्लियर है? सो ये अजात शत्रु एंड वाजीज की एक स्टोरी है, सिंपल। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज वाज द वाजी संघ डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपद, ट्राई एंड लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस। तो वाजीज एंड महाजनपद, दूसरे महाजनपद में क्या डिफरेंस है? सबसे इंपॉर्टेंट तो वाजी क्या है, एक संघ या गण है, एंड बाकी जो महाजनपद हैं वो क्या होता है, जन, इंडिविजुअल रूलर वहां पर होता है ना, तो जन है वो, एंड वाजी क्या है, एक संघ है। देन उसके बाद वाजी जो किंगडम है यहाँ पर बहुत सारे राजा होते हैं, और बाकी की जो मोस्टली महाजनपद होती हैं वहां सिर्फ एक ही रूलर या एक ही राजा होता है। वाजी में क्या है, बुद्धा एंड महावीर भी है जो कि अपनी सेइंग्स से लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। उनकी बुक्स जो है उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बट ऐसा कुछ बाकी की सारी जो महाजनपद है उनमें ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? अब आता है क्या, एक्सरसाइज पार्ट। हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन पढ़ के। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताना है यहाँ पर। फर्स्ट है राजा हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। तो जो भी राजा अश्वमेधा को पास होने देता था अपने लैंड से, तो उसको सेक्रीफाइस के लिए बुलाते थे। ट्रू। तो 2 टाइप के कंडीशन अराइज हो सकती हैं। एक, जो अश्वमेधा दैट मीन्स हॉर्स को एंटर होने से एंटर नहीं होने देता था, उनको पकड़ लेता था, वो क्या शो करता है कि भाई जिस राजा ने उसको ऐसा नहीं अपने लैंड में एंटर नहीं होने दिया, दैट मीन्स कि वो फाइट के लिए रेडी है। तो और सेकंड कंडीशन क्या है, जो भी राजा एंटर करने देता था अपने फील्ड और लैंड में, दैट मीन्स कि वो सेक्रीफाइस होने के लिए रेडी है। सेकेंड है द चैरियोटर स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। तो फॉल्स हो गया ये, क्योंकि चैरियोटर क्या करता है, चैरियोट को चलाता है, दैट मीन्स कि राजा का कंपेनियन होता है, ना कि स्प्रिंकल करता है। स्प्रिंकल कौन करता है, प्रीस्ट स्प्रिंकल करता है सेक्रेड वाटर, जो पवित्र पानी होता है ना, वो कौन स्प्रेड करता था, वो कौन स्प्रिंकल करता था, चैरियोटर। तो सेक्रेड का मतलब अगर नहीं पता था तो अभी पता चल गया। क्लियर? अभी थर्ड पे आते हैं हम। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपद्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो जनपद की सेटलमेंट है उनमें कुछ प्लेसेस फाइंड आउट किए। नहीं, ये आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना, उन्हें हर्ट्स एंड
जो इस भी हट्स में लोग रहते थे वो फाइंड आउट की थी, और इसके अलावा कैटल्स एंड सम अदर एनिमल्स जो थे वो फाइंड आउट किए थे। पैलेसेस उनको नहीं मिले थे जनपद में, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ है पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, तो ये ट्रू है। अर्थनवेयर के जो पॉट्स थे उनको ग्रे कलर कर दिया गया था एंड उसको किस लिए यूज किया जाता था, ग्रेन्स स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आता है मेनी सिटीज इन महाजनपद वर फोर्टिफाइड, तो महाजनपद की जो सिटी थी वो फोर्टिफाइड थी नहीं, सिर्फ एक ही जो कैपिटल सिटी थी वही सिर्फ फोर्टिफाइड थी, इसलिए ये भी फॉल्स है। बट ये जो फोर्थ वन है ये क्या था, ट्रू था। तो महाजनपद की सिर्फ एक ही कैपिटल सिटी जो थी वो फोर्टिफाइड थी, बिकॉज जो मेन नर्व सेंटर होता था महाजनपद का उसको फोर्टिफाई करते थे। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म्स हंटर्स, गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड हर्डर्स। तो यहाँ पे जो राजा ऑफ महाजनपद है इसमें ये बाकी के जो वर्ड्स गिवन है उनको इनमें फिल करना है। दोज हु पेड टैक्सेस, जो भी टैक्सेस पे करते थे, बट ये भी बताना है साथ साथ कि वो क्या टैक्स पे करते थे। तो इसके लिए आप ये जो आंसर पेज नंबर हमने यहाँ पर देखा, हाँ, सो क्या आ जाएगा, फार्मर्स क्या पे कर रहे हैं, 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। तो जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो भी स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा था उसका 1/6 शेयर देना होता था। देन क्राफ्ट पर्सन आ जाते हैं सेकेंड टैक्स पेयर। क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, दे हैव टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। क्लियर। उसके बाद हर्डर्स आते हैं, तो हर्डर्स किस फॉर्म में टैक्स पे कर रहे थे, एनिमल या एनिमल प्रोड्यूस के फॉर्म में। देन ट्रेडर्स किस फॉर्म में कर रहे थे, ये जो ट्रेडर्स यहाँ पर आते हैं, तो ट्रेडर्स जो स्टिमुलेटेड कमर्शियल गुड्स होता है ना, जो भी वो बाय कर रहे थे या सेल कर रहे थे उसमें से कुछ देना होता था। हंटर्स क्या दे सकते थे, मीट, एंड गैदरर्स जो है वो हनी एंड नट्स दे सकते थे। तो ये जो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो क्या टैक्स पे कर सकते हैं, ये यहाँ पर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वर द ग्रुप ऑफ पीपल who were the groups who could not participate in the assemblies of the गणास। तो कौन से लोग थे जो ये गणास की असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, दास जो स्लेव्स होते हैं, देन जो लैंडलेस लेबर कमाखारास, एंड उसके अलावा कौन, विमेन्स। तो ये तीन लोग जो थे ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे गणास की असेंबली में। पार्टिसिपेट कौन करता था, और जितने भी रूलर्स होते थे एंड जो मेन होते थे उस किंगडम के, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे असेंबलीज में। बट उसमें भी अगर उन मैन में अगर कोई लैंडलेस लेबर है तो वो नहीं कर सकता था, एंड जो दास होते थे वो नहीं कर सकते थे पार्टिसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, व्हाई डिड द राजास ऑफ महाजनपद बिल्ड फोर्ट्स। तो जो महाजनपद के राजा थे उन्होंने क्यों फोर्ट बिल्ड किए, तो एक रीजन ये था कि अपनी कैपिटल सिटी को डिफेंड करना था अटैकर से। जो दूसरे राजा लोग अटैक करते थे उससे प्रोटेक्ट करना था, डिफेंड करना था, इसीलिए महाजनपद में फोर्ट बिल्ड किए। एंड एक और रीजन ये हो जाता है कि उनको अपने आप को रिच शो करना था, पावरफुल शो करना था, इसलिए अपनी जो बिल्डिंग्स एंड थी वो बड़ी बना ली थी, और साथ साथ उनमें पावरफुल वॉल्स बना लिए थे। एंड एक और प्रैक्टिकल रीजन ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा इजी हो जाता था फोर्टिफाइड वॉल्स को गवर्न करना, या फिर जो फोर्टिफाइड सिटीज थी उनको गवर्न करना। दैट इज वाई महाजनपद जो थे वो फोर्ट बिल्ड करा लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वेज वर द प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट from the ways in which rulers were chosen in the जनपद। तो जनपद में जैसे रूलर चूज किए जाते थे एंड प्रेजेंट डे में जो रूलर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो जनपद होते थे ना उसमें मेन राजा कैसे बनता था, अश्वमेधा का सेक्रीफाइस करके। सो जो भी राजा अश्वमेधा जो हॉर्स था उसको पास होने देता था अपने लैंड से, मतलब कि वो क्या एक्सेप्ट कर लेता था, सुप्रीमेसी। जो राजा है उसको पावरफुल और स्ट्रांग मान लेता था एंड फिर उससे सेक्रीफाइस होने के लिए रेडी हो जाता था। एंड मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, लीडर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू, जो कि आप सिविक्स में फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम सिर्फ क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है कि जिस भी एरिया में, जैसे ये एक कंट्री है या फिर ये एक टाउन है, तो इस टाउन में इलेक्शन होने हैं, तो यहाँ पर जो भी लोग रहते थे ना ये लोग वोट देते थे उस लीडर को, एंड उस वोट के अकॉर्डिंग अगर दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो जिसको जितने वोट मिले हैं उससे डिसाइड होता था, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वो हो जाता था क्या, विनर, एंड वो बन जाता था
रूलर उस जगह का या फिर लीडर बनता था। तो प्रेजेंट इलेक्शन में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता है। दैट मीन्स कि हर एक पर्सन जो कि 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है उसको वोट देने का राइट होता था। एंड वोट देने के बाद जिस भी लीडर को जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको ज़्यादा वोट अगर मिलते थे तो वो इलेक्शन जीत जाता था एंड लीडर बनता था। दैट मीन्स कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन लीडर बनेगा, द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, दैट कंट्री। क्लियर हुआ? सिंपल सा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्रेजेंट डे इलेक्शन में एंड जो जनपद में इलेक्शंस होते थे या फिर जनपद में जो राजा चूज करने की प्रोसेस थी। उसके बाद यहाँ पर ये लेट्स डू में क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं। वर देयर एनी जनपद्स इन योर स्टेट? इफ यस, नेम देम। इफ नॉट, नेम द जनपद्स दैट वुड हैव बीन द क्लोजेस्ट टू योर स्टेट एंड मेंशन वेदर दे वर टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जिस भी एरिया में आप रहते हो वहां पर इसमें आप अपने एल्डर वंस जो है उनकी हेल्प ले सकते हो पूछने के लिए कि आपके नियर बाय एरिया में कोई जनपद है क्या। अगर जनपद है तो ठीक है, उसका नेम देना है। और इनकेस अगर ऐसी जनपद नहीं है अपने क्लोजेस्ट स्टेट में अगर कोई जनपद है उसका फाइंड आउट करना है, या फिर पास्ट टाइम में कोई जनपद अगर थी तो। देन सेवेंथ क्वेश्चन में है फाइंड आउट वेदर एनी ऑफ द ग्रुप्स मेंशन इन द आंसर 2 पेज टेक्स्ट टुडे। तो अब यहाँ पर आंसर 2 में हमने जो कैटेगरीज देखी थी ना, फार्मर्स, हर्डर्स, गैदरर्स, हंटर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, तो इनमें से अभी भी काफी कोई टेक्स्ट देता है क्या? तो यस, एट प्रेजेंट ऑल्सो काफी सारे जो पर्सन्स हैं जैसे ट्रेडर्स हैं वो टैक्स देते हैं। एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो फार्मर्स होते हैं वो भी टैक्स देते हैं आफ्टर सम एक्सटेंट, और पर वो क्रॉप्स नहीं देते हैं टैक्स के फॉर्म में, वो मनी ही पे करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। 8th क्वेश्चन में फाइंड आउट वेदर द ग्रुप्स मेंशन इन आंसर 3 हैव वोटिंग राइट्स एट प्रेजेंट। तो जो आंसर 3 में कौन से ग्रुप्स मेंशन है, दास जो है, दास एंड दासी, उसके बाद कमकहरस जो कि लैंडलेस लेबरर है, एंड विमेन है। ये तीनों को ही वोट देने का राइट है प्रेजेंट टाइम में। जो भी पर्सन 18 प्लस है, मतलब आप भी जब 18 ईयर्स के हो जाओगे ना तो किसी भी जगह को, आप इंडिया की किसी भी पार्ट में रह लो, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, कोई से भी स्टडीज कर रहे हो, कोई से भी कास्ट को बिलोंग करते हो, क्या वर्क कर रहे हो, क्या आपका प्रोफेशन है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आप 18 प्लस हो तो आपको वोट देने का पूरा राइट होता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वोटिंग राइट में। एंड ये किसका पार्ट है? एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि हम सिविक्स में पढ़ते हैं एंड वो फर्दर हम आफ्टर हिस्ट्री पढ़ेंगे ही। क्लियर हुआ? ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिए हुए 3 क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है। ये चैप्टर अब यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन तो देखा ही, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी बहुत सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन में हमने समझा है। तो ये आंसर अब आपको लिखना है। कोई भी अगर डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, डिटेल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन रीडिंग, हमने वो फिनिश कर दिया है। आई होप समझ आ गया होगा, और जितने भी हिस्ट्री के कंसेप्ट्स हैं वो माइंड में अच्छे से फीड कर लेना है। और ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला हुआ था कि क्या करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को एक साथ अरेंज कर लेना है। यहाँ की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है? जो न्यू काइंड ऑफ राजा आए थे 3000 ईयर्स पहले आए। महाजनपद का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ? 2500 ईयर्स पहले। अलेक्जेंडर का इन्वेशन कब हुआ? 2300 ईयर्स पहले। एंड गन और संघ का एंड कब हुआ? 1500 ईयर्स पहले। ये इंपॉर्टेंट डेट्स अपने नोटबुक में लिखना है एंड इनको फिर लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 6 के साथ, जब तक आप चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लो। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन चैप्टर 6।